फाइनली स्टूडेंट दरबार का सेशन नंबर 8 आज यहाँ पे हमारा स्टार्ट होने जा रहा है। टोटल 7 सेशन हम कंप्लीट कर चुके हैं। डेली हम यहाँ पे आधा घंटा पूरी की पूरी फैमिली के साथ यहाँ पर हम कुछ ना कुछ रिवाइज करते हैं और होप्सो जो हमारे सेशन चल रहे हैं हेलो 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 गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग भाई, की हाल चाल। चलो ये सभी का हाल चाल बढ़िया ही होना चाहिए। तो आज हमारे स्टूडेंट दरबार का सेशन नंबर 59 आज हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं सर। लास्ट सेशन में अप्रोक्सीमेट हमारा 1.25 घंटा लग गया था, मतलब काफी टाइम हमारा लगा था और टोटल हमने 25 क्वेश्चन ही कंप्लीट किए थे। मतलब नॉर्मली वैसे हम सेशन में 35 क्वेश्चन कंप्लीट करते थे और कितने घंटे में, 1 घंटे में। लास्ट सेशन में 1.25 घंटे के अंदर हमने 25 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। इट मीन आपको मैं इसलिए बताना चाह रहा हूं कि सर जो आपके दिसंबर 19 का आपका न्यू सिलेबस का एग्जाम बना था ना, उसके अंदर क्वेश्चन लेंदी थे। आपको मैंने उस टाइम भी कहा था क्वेश्चन मुश्किल नहीं थे बट क्वेश्चन लेंदी बनेंगे। तो बच्चे ये सोच रहे हैं कि वो एक एक लाइन वाले क्वेश्चन बनेंगे। मैं दोबारा से बोल दूं सर, वैसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। बहुत कम चांसेस होंगे कि एक लाइन में क्वेश्चन खत्म हो जाए। क्वेश्चन आसान होगा बट क्वेश्चन पढ़ने में टाइम लगेगा। और अगर एक बार सही तरह से आपने क्वेश्चन पढ़ लिया ना, तो बिलीव में क्वेश्चन में कुछ भी नहीं होगा। ठीक है जी। अच्छा, एक गुड न्यूज आपको दूं, पक्का दे दूं, आप खुशी से ना झूम उठोगे। बच्चा कह रहा है सर ऐसी कौन सी गुड न्यूज देने जा रहे हो। अब आज हमें दिसंबर 19 के एक तो बैलेंस 25 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं, वो तो आज हम कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद फिर हमें जीएसटी के 50 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं, वो अगले सेशन में कंप्लीट कर लेंगे। और ये संडे को मतलब कल मेरा इनकम टैक्स का डाउट सेशन है, वो मैंने पहले भी अनाउंस कर दिया, वो भी कोई गुड न्यूज नहीं है। फिर गुड न्यूज क्या है सर? गुड न्यूज ये है कि जब मेरा दिसंबर 19 का पेपर खत्म होगा ना, तो बहुत सारे बच्चों के मेरे पास डाउट ये आ रहे थे और इवन रिक्वेस्ट ये आ रही थी कि सर डिडक्शन के चैप्टर की रिवीजन करा दो, क्योंकि डिडक्शन में से काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं। डिडक्शन की काफी सारी लिमिट्स होती हैं, उसके नोट्स हमें समझ नहीं आ रहे कैसे बनाने हैं। तो पूरी फैमिली के लिए जब मेरा दिसंबर 19 का न्यू सिलेबस वाला पेपर जिस दिन खत्म होगा ना, पेपर हमारा खत्म होगा ट्यूसडे को। तो भैया ट्यूसडे को हमारा पेपर खत्म होगा, ये लगा लो थर्सडे को ना डिडक्शन की पहली रिवीजन क्लास डालूंगा। और टोटल 3 रिवीजन क्लास डिडक्शन की होंगी। मतलब पहली 2 रिवीजन क्लास में सेक्शन 80C से लेकर 80U तक जो नॉर्मल सेक्शंस होंगे इंपोर्टेंट वाले, वो हम कंप्लीट करेंगे। और याद करो मैंने आपसे कमिटमेंट की थी कि 80 JJAA और एक 80P और एक 80 IA की ना सीरीज है, उसका मुझे ओवरव्यू आपको बताना है। वो डिडक्शन की जब मेरी क्लास नंबर 3 आपके पास आएगी ना, उसके अंदर मैं आपको रिवाइज करवा दूंगा। मतलब जो मैंने आपको होमवर्क भी दिया था ना, मुझे पूरी उम्मीद है कि होमवर्क का मतलब क्या होता है कि विवेक सर ने ही करना है। तो फाइनली अब मैं आपको यहीं पे करा दूंगा सर। बहुत सारे बच्चे, उनको प्रॉब्लम ये थी डिडक्शन हम कैसे करेंगे। तो आप टेंशन मत लो, अभी बच्चा खुशी से इतना झूम रहा है, नालायक गिर जाओगे। इधर देखो ध्यान से। हाँ, पहले हमें आज 25 क्वेश्चन कम करने हैं और फिर ट्यूसडे को 50 क्वेश्चन जीएसटी वाले कंप्लीट करने हैं। फिर हम थर्सडे से डिडक्शन की रिवीजन स्टार्ट करेंगे। डेली शाम को 7 बजे मैं लाइव प्रीमियर करूंगा। ठीक है जी। वो क्लास 2 घंटे की भी हो सकती है, 1.25 घंटे की भी हो सकती है। प्लीज आपने प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, उसकी रिवीजन आपने बढ़िया से करनी है। और अगर वो 3 क्लास आपने डिडक्शन की सही तरह से अगर आपने यहाँ पे रिवाइज कर ली ना, इतनी मेरी गारंटी है आपके एग्जाम में जितने क्वेश्चन अभी तक हमने डिडक्शन के किए हैं 100% क्वेश्चन आप उनके सही आंसर दे पाओगे। खुश हो? पक्का पक्का। चलो अब इतनी खुशी के साथ अच्छा एक बात और जो मेरी सुबह वाली सीरीज चल रही है सफलता के रहस्य, उसको आपने पूरा सपोर्ट करना है, बहुत ध्यान से देखना है और बहुत सारा प्यार देना है सर। बिलीव मी, एक एक वीडियो मैं अपने दिल से बना रहा हूं, अपने एक्सपीरियंस से बना रहा हूं और अपनी फैमिली के लिए बना रहा हूं कि जब मेरी फैमिली जिस दिन एक सक्सेसफुल पर्सन बन जाए ना, वो बस एक चीज याद करे कि जो 15 मिनट की सुबह की वीडियो होती थी ना, उसने हमारी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज किया है। और उम्मीद करूंगा कि आपकी लाइफ 100% चेंज होगी। अभी नहीं, आप 1 महीने के बाद ना खुद ही फील करोगे यार जो 1 महीने पहले मैं था ना, वो आज 1 महीने के बाद नहीं हूं, मेरी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आ गया है। तो मुझे बस आपको एग्जाम भी क्लियर करवाने हैं और मुझे आपको आपके पेरेंट्स का नाम भी रोशन करवाना है और मुझे आपको एक अच्छा इंसान भी बनाना है। ठीक है जी। चलो इधर सुनो ध्यान से। तो फिर फाइनली आज हम सेशन नंबर 59 स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब अपने दोस्तों को बोल देना कि भैया डिडक्शन की रिवीजन क्लास आने वाली है, टेंशन मत ले। अगर आपने अपने बड़े भाई को यहाँ पे बिठा रखा है तो टेंशन आपकी नहीं। मैंने पहले भी कहा था बाकी पेपरों की तैयारी करो, टैक्सेशन की तैयारी बस मैंने करवानी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी मेरी है, रिवीजन सारी मैं कराऊंगा। बस इतनी कंडीशन आपसे मांग रहा हूं कि आपने एक बार पहले पढ़ा हो डिटेल में, रिवीजन सारी मैं करवा दूंगा, उसकी आप टेंशन छोड़ दो। तो अमेंडमेंट मैं पहले ही डाल चुका हूं, अमेंडमेंट तो बहुत पहले हमने कर लिए हैं, अमेंडमेंट की तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है जी। बस हमें अब रिवीजन करनी है डिडक्शन की। तो जो डिडक्शन की होंगी ना, वो हम थर्सडे से स्टार्ट करेंगे, ट्यूसडे तक हम दिसंबर 19 वाला पेपर खत्म कर देंगे।
अब एक बच्चा ओल्ड सिलेबस वाला बीच में बोल रहा है, कह रहा भाई सर को क्या हो गया, दिसंबर 19 में ओल्ड सिलेबस वाला एग्जाम भी तो था। टेंशन मत लो, जब वो 3 क्लास डिडक्शन की रिवाइज कर लोगे उसके बाद फिर दिसंबर 19 में जो ओल्ड सिलेबस वाला पेपर था ना सर, वो भी मुझे कराना है। आप टेंशन मत लो, मैंने कहा ना आप टेंशन मत लो, सारी टेंशन मेरी है। ठीक है, चलो जी, इधर देखो ध्यान से। अच्छा, अब आपने 25 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, मेरे ख्याल से उसमें कोई डाउट होगा नहीं। कोई भी डाउट्स थे 3-4 मैंने वो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दिए थे। अब बैलेंस आज जो हमें 25 क्वेश्चन है वो आज हमें यहाँ पे कंप्लीट करने हैं। इधर देखो ध्यान से। अब अगला क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन नंबर 26 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, और क्वेश्चन के ऊपर मैंने ऊपर लिख दिया है कि ये क्वेश्चन जो है वो किस चैप्टर से बेस है। अब एक बार चेक करना, क्वेश्चन नंबर 26, 27 और 28, ये तीनों क्वेश्चन जो है ना, ये चैप्टर हमारा क्लबिंग ऑफ इनकम का जो इनकम टैक्स है उसमें से ये तीनों क्वेश्चन आपके बने हैं। और क्लबिंग ऑफ इनकम अगर आपको ध्यान आ रहा हो कि सेक्शन 60 से लेके 65 तक आपके जितने प्रोविजन होते हैं वो सारे क्लबिंग ऑफ इनकम के होते हैं, और ये तीनों क्वेश्चन जो है ये हमारे क्लबिंग ऑफ इनकम के हैं। एक बार चेक करना, पहला क्या है, रोहित इज द वर्किंग एज कंपनी सेक्रेटरी इन राज सेम प्राइवेट लिमिटेड। ओ माय गॉड, मेरा ड्रीम आ गया सर। ये 2 वर्ड सर हमें लेने हैं सर। सर ये 2 वर्ड लेने हैं, प्लीज ये 2 वर्ड दिलवा दो, टेंशन मत लो, मेरी पूरी जिंदगी की मेहनत मैं आपके ऊपर लगा दूंगा, ये 2 वर्ड मैं आपको दिलवा के रहूंगा, आप उसकी टेंशन मत लो, ठीक है नी। इधर सुना ध्यान से। अब रोहित इज वर्किंग एज कंपनी सेक्रेटरी इन राज जेम प्राइवेट लिमिटेड ऑन ए सैलरी ऑफ 20,000 पर मंथ। ही गोट मैरिड टू पूजा, उसने पूजा के साथ शादी कर ली। होल्ड 25% शेयर ऑफ दिस कंपनी। व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑफ सैलरी पेड टू रोहित बाय द कंपनी इन द हैंड्स ऑफ पूजा। अब अपने आप बोल देना जी। अब यहां पे बात करना चाह रहा है, रोहित की पूजा से शादी हुई। अब अगर रोहित की पूजा से शादी हुई और पूजा का उस कंपनी में 25% शेयर था। अब मुझे नहीं पता कितने बच्चों को ध्यान आएगा, क्लबिंग ऑफ इनकम के चैप्टर में याद करो, क्लास के अंदर ना एक सेक्शन मैंने आपको करवाया था, सेक्शन नंबर, अगर आपको ध्यान आ रहा है, सेक्शन नंबर 6412, आपको ध्यान आ रहा है। इस सेक्शन के अंदर मैंने कहा था कि अगर किसी इंडिविजुअल का किसी कंसर्न में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होगा और उस कंसर्न से उसकी स्पाउस को सैलरी मिल रही है, कमीशन मिल रही है, फीस मिल रही है, तो जो भी पैसा मिलेगा वो उस इंडिविजुअल में क्लब हो जाएगा। बट अगर उसकी स्पाउस के पास कोई डिग्री है, स्किल है, टैलेंट है, तो उस केस में मिलने वाला पैसा क्लब नहीं होगा। एक बात मैंने सोच के बोला, रोहित की पूजा से शादी हुई, पूजा का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है और उस कंपनी में रोहित को सैलरी मिल रही है, तो क्या यह सैलरी पूजा में क्लब होगी, नहीं होगी? आंसर इज नो सर, रोहित एक कंपनी सेक्रेटरी है। और आपको मैंने पहले भी कहा था कि रोहित के पास एक डिग्री है और ये पैसा उसे मिल रहा है ड्यू टू स्किल मिल रहा है, टैलेंट मिल रहा है, एक्सपीरियंस मिल रहा है, डिग्री मिल रहा है, तो पैसा मिलने वाला जो होगा वो पूजा के हाथ में क्लब नहीं होगा, बस ये बात ध्यान दो, ठीक है। तो देखो इसका आंसर क्या बनेगा, नो अमाउंट टू बी क्लब, इसमें कोई भी अमाउंट क्लब नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का पक्का आगे बढ़ सकते हैं? यस सर। अगला क्वेश्चन देखो जी, अगला क्वेश्चन कहना चाह रहे हैं, ट्रांसफर ऑफ इनकम इज रिवोकेबल इन द फॉलोइंग केस। लो जी, याद करो, ट्रांसफर मैंने 2 केस आपको बताए थे, एक तो ट्रांसफर आपकी होती है रिवोकेबल ट्रांसफर, एक आपकी होती है इरिवोकेबल ट्रांसफर। मुझे फटाफट से पूरी फैमिली यहां पे बोल के बताइए, रिवोकेबल का मतलब क्या होता है? ऐसी ट्रांसफर जिसमें कंडीशन है कि ये एसेट मेरे पास वापस आ जाएगी या इस एसेट से आने वाली इनकम पर मेरा राइट होगा, इट मींस राइट टू री ट्रांसफर अगर होगा ना, उसको हम बोलते हैं रिवोकेबल ट्रांसफर। इरिवोकेबल ट्रांसफर का मतलब क्या होता है कि जब एसेट पूरी लाइफ के लिए आपको दे दी, पूरी लाइफ के लिए एसेट भी आपकी होगी, पूरी लाइफ के लिए इनकम भी आपकी होगी, उसको बोलते हैं इरिवोकेबल ट्रांसफर। उसने बोला भाई रिवोकेबल ट्रांसफर किसे कहते हैं, एक बार चेक करो, सेल विद ए कंडीशन ऑफ रीपर्चेस, मतलब कंडीशन है दोबारा परचेस करने की, तो ये क्या है? रिवोकेबल ट्रांसफर, बिल्कुल सही बात है। पावर टू चेंज बेनिफिशियरी और ट्रस्टी, मतलब जिसमें बेनिफिशियरी चेंज की पावर है, क्या ये रिवोकेबल ट्रांसफर है या नहीं? आंसर इज यस, ये भी रिवोकेबल ट्रांसफर है। तो भैया बोथ ए और बी, ये दोनों ही ट्रांसफर क्या है? रिवोकेबल। और अगर आपको ध्यान ना रहा हो, एक बार जाके सेक्शन 61 पढ़ लेना, रिवोकेबल ट्रांसफर की डेफिनेशन वहां पे लिखी हुई है। सेक्शन 62 इरिवोकेबल ट्रांसफर का है, 61 रिवोकेबल ट्रांसफर का। तो रिवोकेबल ट्रांसफर की डेफिनेशन में आप एक बार जाके चेक करोगे ना, ये क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था कि जब भी राइट टू रीट्रांसफर होगा, वापिस लेने का राइट जिसमें होगा ना, उसको हम क्या बोलते हैं? रिवोकेबल ट्रांसफर। तो बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 28, ये भी हमारा किसका है? क्लबिंग ऑफ इनकम का है। एक बार क्वेश्चन चेक करो, वो ये बात कहना चाह रहे हैं, राम हैज गिफ्टेड ऑन 11th May 19 एन अमाउंट रुपीज 10 लाख टू हिज वाइफ सीता। मतलब राम ने सीता को 10 लाख रुपए गिफ्ट किए, ठीक है, विदाउट कंसिडरेशन एंड ऑल्सो फॉर द नोट टू लाइव अपार्ट, मतलब डाइवोर्स वाले केस में नहीं किए, नॉर्मल किए। द गिफ्टेड अमाउंट वाज इन्वेस्टेड बाय हिज वाइफ इन इंटरेस्ट bearing security on which she earned interest of 1 lakh।
अब ये 10 लाख रुपए सीता को गिफ्ट किए, सीता ने इसको इन्वेस्ट किया और वहां से 1 लाख रुपए की इनकम कमाई, ठीक है। द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 1 लाख वॉज फर्दर इन्वेस्टेड बाय सीता इन द बिजनेस which she earned a profit 15,000 for the period ended 31st March 20. Specify the income which is to be included in the hands of Ram for assessment year 2021. सर एक बात मैंने सोच के बोलना, राम ने सीता को 10 लाख रुपए गिफ्ट किए, सीता ने उस 10 लाख से 1 लाख रुपए कमाए, फिर 1 लाख रुपए फर्दर इन्वेस्ट करके 15,000 रुपए कमाए। अपने आप बोल देना राम में कितनी क्लबिंग होगी, फटाफट से बताओ राम में कितनी क्लबिंग होगी। एक बच्चा कह रहा है सर क्लबिंग होगी 1,15,000 रुपए। सर ये हमारा दिसंबर 19 का एग्जाम चल रहा है और ये सेम क्वेश्चन आपका पहले भी कई बार बन चुका है और आपको मैंने वहां पर भी कहा था कि एक्रीशन ऑफ इनकम जो होता है वो वाइफ और सन्स वाइफ वाले केस में कभी क्लब नहीं होता। इट मींस अगर मैं माइनर चाइल्ड की बात करूंगा फिर माइनर चाइल्ड में इनकम से इनकम कमाना वो क्लब हो जाएगा, बट वाइफ और सन्स वाइफ वाले केस में नहीं होगा। अब सोच के बोलना, याद करो 6414 हस्बैंड टू वाइफ वाले केस में क्या लगता है कि अगर हस्बैंड ने वाइफ को एसेट ट्रांसफर की, उस एसेट से आने वाली इनकम जो होगी वो हस्बैंड में क्लब होगी, उस इनकम से जो इनकम वाइफ कमाएगी ना वो वाइफ की इनकम में क्लब होती है, हस्बैंड की इनकम में क्लब नहीं होती। तो मुझे इतना बोल देना 10 लाख रुपए की एक तरह से एसेट ट्रांसफर की है, उससे आने वाली इनकम कितनी है 1 लाख रुपए, और ये 1 लाख से 15,000 रुपए कमाए तो ये इनकम वाइफ की इनकम में ही जुड़ेगी, हस्बैंड की इनकम में नहीं जुड़ेगी। ये बात ध्यान दो। तो उसने मुझसे क्या मांगा है कि हस्बैंड की इनकम में कितनी इनकम जुड़ेगी, तो ओनली 1 लाख रुपए की इनकम हस्बैंड की इनकम में जोड़नी है, बस ये बात ध्यान दो। तो यहां पे आंसर कितना आएगा 1 लाख रुपए, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 3 क्वेश्चन सही हो गए जी, ठीक है जी। अब बताओ इन तीनों में से कुछ मुश्किल, कुछ भी मुश्किल नहीं है। और जो बच्चे क्लबिंग ऑफ इनकम छोड़ के जाते हैं ध्यान दें, क्लबिंग ऑफ इनकम के बैक टू बैक 3 क्वेश्चन आपके सामने बन चुके हैं। और अगर क्लबिंग ऑफ इनकम हमने सही तरह से क्लास में किया है, आप खुद समझदार हो, इन तीनों क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, ठीक है जी। आगे आओ जी, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 और 30 ये दोनों क्वेश्चन देखो मैंने क्या लिखे हैं, आउट ऑफ बॉक्स है। आपको मैंने पहले भी कहा था जो न्यू सिलेबस के इनकम टैक्स के 50 क्वेश्चन बने थे ना, उस 50 क्वेश्चन में गिन के 5 क्वेश्चन ऐसे थे जिसको मैं ये बोलूंगा आउट ऑफ बॉक्स। आउट ऑफ बॉक्स का मतलब ये नहीं है कि वो आपके बुक में कवर नहीं है, आपके सिलेबस में कवर नहीं है। आउट ऑफ बॉक्स का मतलब ये होता है कि जो नॉर्मली बच्चा पढ़ के नहीं जाता उसको क्लास में होमवर्क देते हैं, होमवर्क बच्चा करता नहीं है, ये जब छोड़ के आते हैं तो फिर बच्चा कहता है विवेक सर ने कराया नहीं था, उनको ध्यान नहीं रहता कि बुक उन्होंने कभी उठाई नहीं, ठीक है जी, और जो होमवर्क दिया वो कभी किया नहीं। बट टेंशन मत लेना, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जब मैंने उठा ली है तो मैं ही उठाऊंगा। तो 3 क्लास मुझे डिडक्शन की रिवाइज करानी है ना, उन तीनों क्लास के बाद ये क्वेश्चन में आप सोल्व हो जाएंगे, ठीक है जी। अभी सिर्फ एक बार पढ़ लो, इसका आंसर देख लो, माइंड में टेंशन मत रखना। जो तीसरी क्लास मेरी रिवीजन की होगी या दूसरी क्लास होगी ना, उन तीनों क्लास के बाद ये क्वेश्चन अपने आप हो जाएंगे आपसे। एक बार पढ़ना, क्योंकि नॉर्मली ये क्वेश्चन प्रैक्टिकल लाइफ में कभी हम एग्जाम में ना एक्सपेक्ट नहीं करते, बट भैया इंस्टीट्यूट है, भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता, तो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। एक बार चेक करना क्या बोला है, एबीसी लिमिटेड फुलफिल ऑल द कंडीशन ऑफ ऑपरेटिंग डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी फॉर क्लेमिंग डिडक्शन 80 IA। याद करो मैंने क्लास में आपको ना कई बार नाम लिया होगा 80 IA सीरीज। अब ये 80 IA सीरीज को नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, बिपाशा। अब जब मैंने बिपाशा बोला होगा ना तो कई बच्चों को पीजीबीपी का एक सेक्शन ध्यान आ गया होगा, सेक्शन नंबर 35 AD। अगर आपको ध्यान आ रहा हो, उस सेक्शन 35 में टोटल 14 बिजनेस होते हैं। उस 14 बिजनेस में जो बिजनेस नंबर 14 है वहां पर मैंने कहा था बिपाशा, बिजली पानी सड़क, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। अब सोच के बोलना, अगर मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी लगाई है तो उस केस में डिडक्शन क्लेम करूंगा 35 AD में। अब सेम बेनिफिट जो है ना वो 80 IA सीरीज के अंदर भी है। तो उसने मुझसे बस ये पूछा है कि भैया 80 IA सीरीज में इनमें से क्या कवर नहीं होता, तो भैया टोल रोड ये कवर होते हैं, हाईवे प्रोजेक्ट कवर होते हैं, एयरपोर्ट कवर होते हैं, इंडस्ट्रियल पार्क जो है, ये जो पार्क बनाने होते हैं इंडस्ट्रियल, ये यहां पे कवर नहीं होते। तो सिंपल सी बात ध्यान देना, मेरी फैमिली के बच्चे, उनको अगर 35 AD ध्यान आ रहा हो, अगर उनको बिपाशा वर्ड ध्यान हो, बिजली पानी सड़क, मैंने कहा था इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड भी कवर होंगे, हाईवे भी कवर होंगे, एयरपोर्ट भी कवर होंगे, इंडस्ट्रियल पार्क यहां पर कवर नहीं होंगे। तो उसने क्या बोला कि क्या कवर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बाकी जिन बच्चों को नहीं ध्यान आ रहा, ये बच्चों को समझ ही नहीं आ रहा, टेंशन मत ले, डिडक्शन की 3 रिवीजन क्लास देख लेना, मैं डाल दूंगा, ठीक है जी। और उसके बाद ध्यान रखना टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैं नोट्स भी डालूंगा, तो मुझे टेलीग्राम चैनल में जुड़े हुए हैं, आई होप उनको डेली बेस पे नोट्स वहां पे कुछ ना कुछ मिल रहे होंगे, ठीक है जी। इधर देखो ध्यान से, अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन हमारा वही है, सेक्शन नंबर 80P।
एटीपी अगर आपको ध्यान आ रहा हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले केस में जो आपको डिडक्शन मिलती है ना, वो सेक्शन एटीपी की है। उस सेक्शन एटीपी में साफ साफ लिखा है कि जो भी आपके प्रॉफिट होंगे, आपके 100% प्रॉफिट एग्जम्प्ट होंगे, सिंगल पैसा भी टैक्सेबल नहीं होगा। बट ये प्रॉफिट परमानेंट एग्जम्प्ट नहीं होते, ये प्रॉफिट एग्जम्प्ट होते हैं पहले 5 साल या 10 साल तक एग्जम्प्ट करते हैं। तो वही बात यहां पे लिखी है कि अगर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, प्रॉफिट कमा रही है यहां से, तो इन प्रॉफिट पर टैक्स कितना लगेगा भैया, सारे प्रॉफिट एग्जम्प्ट होंगे। तो ये ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी। तो ये और ये दोनों क्वेश्चन जिसको मैं बोल सकता हूं कि नॉर्मली बच्चा यहां पे मार खाता है, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं 50 में से 45 क्वेश्चन आपको वो देखने हैं, 5 क्वेश्चन जो उस टाइम समझ में नहीं आ रहे ना, उसको एक बार छोड़ देना है। अगले क्वेश्चन पे आओ जी। अगला क्वेश्चन 31 बिल्कुल सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 31 किसका है, पीजीबीपी का। याद करो पीजीबी के चैप्टर में ना एक सेक्शन आपने किया होगा, सेक्शन नंबर 40B। और मेरे ख्याल से बहुत सारे बच्चों को तो अब ये पता लग चुका होगा कि ये सेक्शन ऐसा है जो हर बार एग्जाम में क्वेश्चन बन ही रहा है। याद आ रहा है 40B किसका है, पार्टनरशिप फर्म वाला। कि अगर पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर को सैलरी पे करेगी, रेम्यूनरेशन पे करेगी, कमीशन पे करेगी, बोनस पे करेगी, इंटरेस्ट पे करेगी, तो उस केस में पार्टनरशिप फर्म के हाथ में डिडक्शन कितनी मिलेगी उसका है। और अगर कोई बच्चा मुझे रिवाइज करवा दे, पार्टनरशिप फर्म वाले केस में 2 केस मैंने बनाए थे। पहले 3 लाख के बुक प्रॉफिट तक 90% और 1.5 लाख विच एवर इज हायर, और जो बैलेंस बुक प्रॉफिट होंगे उस बुक प्रॉफिट का 60%। तो इन दोनों को अगर ऐड करोगे, इतनी सैलरी वर्किंग पार्टनर वाले केस में अलाउड होगी, बाकी क्या हो जाएगी, डिस अलाउड। ये सारी बातें हमने क्लास में की थी, एक बार चेक करना। राम एंड कंपनी पार्टनरशिप फर्म, वर्क आउट टोटल बुक प्रॉफिट दिए हुए हैं जी 6 लाख रुपए के, और सैलरी की पेमेंट की जा रही है 4,60,000 पे। तो आपको यह बताना है कि भैया फर्म के हाथ में कितनी डिडक्शन अलाउड होगी। अब सोच के बोलना, बुक प्रॉफिट अब अगर 6 लाख रुपए के हैं तो पहले 3 लाख का 90 कितना हो गया, 2,70,000 ये आ गया। और बैलेंस कितने बचे, 3 लाख, उसका 60 कितना हो गया, 1,80,000। तो भैया अगर मैं 1,80,000 में 270 ऐड करूंगा, कितना हो गया जी, 4.5 लाख रुपए। इट मीन 4.5 लाख रुपए की सैलरी अलाउड है, और सैलरी दी कितनी है, 4,60,000 रुपए की, तो 10,000 रुपए की सैलरी डिस अलाउड है। अब मुझे क्वेश्चन में ये देखना है कि उसने क्वेश्चन के अंदर मांगा क्या है। एक बार रिक्वायरमेंट पढ़ना। वो ये बात कहना चाह रहे हैं, फर्म वॉन्ट्स टू नो, फर्म जानना चाहती है हाउ मच अमाउंट ऑफ सैलरी पेड टू पार्टनर बी अलाउड एज डिडक्शन। इट मींस पार्टनरशिप फर्म के हाथ में डिडक्शन कितनी मिलेगी ये बता दो। अब सोच के बोला सर डिडक्शन कितनी मिलेगी, तो भैया डिडक्शन कितनी मिलेगी, तो डिडक्शन 4.5 लाख मिलेगी। तो मैंने अगर सैलरी 4,60,000 दी है, डिडक्शन मुझे 450 की मिलेगी, 10,000 रुपए सैलरी फर्म के हाथ में डिस अलाउड होगी। तो अगर वो मुझे नोट अलाउड मांगता तो मैं आंसर 10,000 दे के आता, अगर वो मुझे अलाउड मांग रहा है तो आंसर कितना दे के आऊंगा, 4.5 लाख रुपए। ठीक है जी। तो देखो ये 4.5 लाख रुपए, ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर है, आगे चलो जी। फिर अगला क्वेश्चन फिर हमारा है चैरिटेबल ट्रस्ट का। अब चैरिटेबल ट्रस्ट का तो मैंने पूरा रिवीजन लेक्चर ही बना के डाल रखा है, कंप्लीट रिवीजन लेक्चर मैंने पूरा चैरिटेबल ट्रस्ट का डाला है। तो जिन बच्चों ने नहीं देखा तो प्लीज एक बार वो ट्रस्ट वाला रिवीजन लेक्चर देख लेना। एक बार क्वेश्चन पढ़ो क्या कहना चाह रहे हैं। ए चैरिटेबल ट्रस्ट registered as per section 12A of income tax act having capital asset purchase in June 16 of rupees 1 lakh and used for the charitable purpose till the same was sold 1,50,000। तो सेल प्राइस कितना हो गया, सेल प्राइस कितना हो गया, 1,50,000, और उसकी परचेज कॉस्ट कितने की है, 1 लाख रुपए। तो भैया 50,000 रुपए क्या आ गए, कैपिटल गेन आ गए। The trust after sale capital asset purchase a new capital asset for the 1,20,000। उसने नई कैपिटल एसेट जो परचेज की है ना वो 1,20,000 की है। अब वो ये बात कहना चाह रहे हैं भैया कितना कैपिटल गेन जो है ना उसको हम एग्जम्प्ट करेंगे। अब अपने आप बोल दो, अब ट्रस्ट के हाथ में जो भी 50,000 रुपए कैपिटल गेन आया, इसमें से कितना एग्जम्प्ट और कितना टैक्सेबल, वो हम कैसे निकालते हैं। याद करो चैरिटेबल ट्रस्ट वाली क्लास, उसके अंदर मैंने कहा था कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट में से अगर ओल्ड एसेट वाली कॉस्ट माइनस कर देंगे ना तो जो डिफरेंस आएगा उतना डिफरेंस हम मान लेंगे कैपिटल गेन एग्जम्प्ट है। तो भैया कॉस्ट ऑफ ओल्ड एसेट कितनी है, 1 लाख रुपए की। कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट कितनी है, 1,20,000 रुपए की ना, क्योंकि नई एसेट मैंने ली कितने की है, 1,20,000 की ली है। तो कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट 120 माइनस में कॉस्ट ऑफ ओल्ड एसेट 1 लाख, तो 20,000 कैपिटल गेन क्या हो गया, एग्जम्प्ट हो गया। तो इतना बोल देना, 50,000 रुपए कैपिटल गेन निकल के आए हैं, तो क्या ये सारे कैपिटल गेन एग्जम्प्ट होंगे या 20,000 रुपए एग्जम्प्ट होंगे। 20,000 तो उसने मुझसे मांगा क्या है कि भैया कितने पैसे को हम ये मान लेंगे कि आपने यूज कर लिया ट्रस्ट में, मतलब एग्जम्पशन कितने की मिलेगी, तो 20,000 रुपए की मिलेगी, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है जी। अब ये कई बच्चों को समझ में आ गया होगा,
और जिनको समझ में नहीं आया तो प्लीज एक बार जाके चैरिटेबल ट्रस्ट वाला रिवीजन लेक्चर मैंने शाम के सेशन में ही मेरे ख्याल से डाला था, एक बार प्लीज उसको देख लेना। आपको मैं सेक्शन भी बोल देता हूं, सेक्शन 11 1 कैपिटल ए, एक बार जाके बस ये पढ़ लेना, आपको एक क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं, पक्का पक्का? यस सर। अगला क्वेश्चन देखो जी, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 भी ट्रस्ट का है जी। क्वेश्चन नंबर 33 भी ट्रस्ट का है। अब वो ये क्वेश्चन नंबर 33 है, याद करो आपको मैंने ट्रस्ट वाले चैप्टर के अंदर क्लास के अंदर बताया था कि अगर इंडिया में किसी भी ट्रस्ट की इनकम एग्जाम्प्ट होती है ना, तो एग्जाम्प्ट होने की कंडीशन होती है कि पहली बात तो वो ट्रस्ट रजिस्टर्ड हो, और दूसरी बात जो है उस ट्रस्ट की जो भी इनकम आ रही है उस इनकम को उसने ट्रस्ट में ही यूज किया हो। अब जब भी हम ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं ना, तो उसकी टाइम लिमिट कितनी होती है? 6 महीने होती है। मतलब जब उसने एप्लीकेशन डाली उसके 6 महीने के अंदर अंदर ट्रस्ट क्या हो जाएगा? रजिस्टर्ड। बस ये बात ध्यान देना। अब एक बार चेक करना, उसने एप्लीकेशन कब डाली है जी? उसने एप्लीकेशन डाली है 1 मई को ट्रस्ट बना, और उसने एप्लीकेशन डाल दी है, और यहां पे उसने बोला चैरिटेबल ट्रस्ट फॉर्म अंडर ट्रस्ट डीड ऑन 1 मई, फाइल एन एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन कब डाली है उसने? 13 मई को डाली है। तो भी अगर 13 मई को डाली है, तो अगर मैं यहां से 6 महीने काउंट करूंगा तो क्या बनेगा? 13 नवंबर बनेगा। ठीक है जी, मेरे ख्याल से ये बनेगा ना। अगर 13 मई को है तो काउंट करना, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, तो क्या बनेगा? 13 नवंबर बनेगा। ठीक है जी, तो 13 नवंबर यहां पे बन जाएगा। ठीक है, अब यहां पे आंसर आपके इंस्टीट्यूट ने बोला 1 दिसंबर भी सही है, जो लॉजिकली अकॉर्डिंगली गलत है। ठीक है जी, करेक्ट आंसर जो इसका है वो 13 नवंबर है, बस ये बात ध्यान दो। तो जब भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बने कि भैया एप्लीकेशन जो इफेक्टिव बनेगी कितने टाइम के अंदर बनेगी, तो जब आपने एप्लीकेशन डाली कि भैया मुझे ट्रस्ट रजिस्टर्ड करवाना है, तो उसके 6 महीने के अंदर अंदर जो होगा ना वो इफेक्टिव बन जाएगा, बस ये बात ध्यान दो। तो जब भी 6 महीने काउंट करने, वो एप्लीकेशन की डेट से काउंट करना, यहां से 6 महीने 13 नवंबर, ये हमारा आंसर बनेगा। ठीक है जी, चलो लो जी, अगला क्वेश्चन अब सबसे खतरनाक है। अगला क्वेश्चन मैं ये चाहता हूं आप खुद सोल्व करो। एक बार मैं क्वेश्चन पढ़वा रहा हूं, कैलकुलेटर उठा लो, इसका आंसर आपने मुझे बताना चाहिए। एक बार क्वेश्चन पढ़ लो। एबीसी लिमिटेड ए डोमेस्टिक कंपनी हैविंग टर्नओवर है 350 करोड़ रुपए, टर्नओवर 350 करोड़ की है, और टोटल इनकम जो है 102 लाख रुपए, मतलब 1 करोड़ 2 लाख रुपए टोटल इनकम है। उसको टैक्स पेबल बता दो, टैक्स पेबल कितना है? ये चारों आंसर गलत है जी, ये चारों आंसर गलत है। ये आंसर एज पर ओल्ड लॉ है, आपको न्यू लॉ के अकॉर्डिंग आंसर देने हैं, तो इन आंसर को मत देखना। एक बार खुद आंसर निकालो, इसका आंसर क्या निकल के आएगा। खेलना स्टार्ट करो जी, फटाफट से जल्दी खेलना स्टार्ट करो। क्वेश्चन आपके सामने है, कैलकुलेटर उठाओ, क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर बताओ। कंपनी पर क्या रेट लगेगा? मार्जिनल रिलीफ निकालो, रिलीफ निकालने के बाद जो टैक्स आएगा उसमें 4% सेस ऐड करो, और देन मुझे आंसर बताओ जल्दी। 2 मिनट का टाइम आपके पास है। सर आप यहां पे वेले क्यों बैठे हो? आप भी तो क्वेश्चन करो, मैं भी कर रहा हूं, आप भी तो करो नालायकों। मुझे बोल रहे हो, मैं तो कर लूंगा, आप करो फटाफट से, उसका आंसर बताओ मुझे जल्दी। लो जी, मैंने तो कैलकुलेटर उठा लिया है, अब आप करो। 1 करोड़ 2 लाख, रेट कितना लगेगा यार? सर ने क्लास में बताया तो था, रेट कितना लगेगा? हाँ हाँ भाई, याद आ गया, सर ने कहा था, रेट सर ने क्या कहा यार? सर ने कहा था हाँ कि अगर टर्नओवर 400 करोड़ तक होगी तो रेट लगाना है 25%, 400 करोड़ से ऊपर होगी तो रेट लगाना है 30%। तो इसमें टर्नओवर 350 करोड़ है, और 350 करोड़ तो रेट लगेगा 25%। ठीक है, तो मैं 25% से निकालूंगा। ओके, 1 करोड़ 2 लाख का 25% निकाल दिया। ठीक है, और फिर इसमें सरचार्ज, कंपनी पर सरचार्ज लगता है अगर इनकम 1 करोड़ से ऊपर हो, 10 करोड़ तक हो, और कंपनी डोमेस्टिक हो तो 7%। ओके, तो इसका मैं 7% निकाल देता हूँ। 7% आ गया, ये मेरा टैक्स आ गया। आगे मत बढ़ना, आगे मत बढ़ना, आगे मत बढ़ना भाई, आगे मत बढ़। सर ने ये कहा था कि कंपैरिजन करियो कि अगर तेरी इनकम 1 करोड़ होती तो क्या होता, क्योंकि एमआरपी तो निकालना है। 1 करोड़ होती तो 25 लाख आता, फिर 25 लाख से कंपैरिजन करूंगा तो 2,28,500 रुपए का टैक्स इंक्रीमेंट आ रहा है, और इनकम इंक्रीमेंट कितना? 2 लाख, तो 28,500 का तो एमआर मिलेगा। ओ माय गॉड, देखा भाई, बच गए ना। 28,500 का एमआर मिलेगा, तो 27,28,500 में से
तो 28,500 माइनस कर दो और फिर इसमें आप 4% सेस ऐड कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। ओके, ये आंसर ऐसा निकलेगा। अच्छा, हाँ नहीं, हो गया ये आंसर। जल्दी बताओ आंसर फटाफट से, क्या निकल के आ रहा है? हो गया आंसर? बच्चा कह रहा है यस सर हो गया। अब इधर देखो ध्यान से, मैंने आंसर यहाँ पे निकाला हुआ है। एक बार अपना आंसर इस आंसर से मैच करना जी। अब अपना आंसर इस आंसर से मैच करना। इनकम आपकी 1,02,00,000 रुपए। पहले बताओ टैक्स का रेट क्या होगा, 25 या 30? टैक्स का रेट क्या होगा, 25% होगा या 30% होगा? ये कई बच्चे अपने मन में सोच रहे हैं सर कंपनी वाले केस में तो 15% भी आ गया, कंपनी वाले केस में 22% भी आ गया। नालायकों, वो सेक्शन 115 बा और 115 बाब, ये दोनों अमेंडमेंट हम बहुत पहले कर चुके हैं। आपको मैंने पहले भी कहा था कि जब तक वो ऑप्शन चूज नहीं करेंगे तो हमें क्वेश्चन में नॉर्मल रेट लगा के आने। तो ये 15% और 22% वाले बच्चे शांत हो जाएं। हमें ये बताओ कि 25 लगेगा 30 लगेगा? 25 लगेगा, क्योंकि अगर टर्नओवर, याद करो मैंने अमेंडमेंट क्लास के अंदर कहा था कि अगर टर्नओवर 400 करोड़ रुपए तक होती है तो उस केस में 25 लगेगा। 400 करोड़ से ऊपर होगी फिर क्या लगेगा, 30। तो यहां पे कितना है, 350, तो भैया कितना लगेगा, 25। तो 1,02,00,000 का 25, ये आ गया 25,50,000। इसमें 7% सरचार्ज, 1,78,500, टोटल आ गया 27,28,500। ये मेरा आ गया टैक्स प्लस सरचार्ज। अब मैंने कहा था यहां पे बैठ के ना कंपैरिजन करो कि अगर इस कंपनी की इनकम 1 करोड़ होती तो क्या होता। अब अगर इनकम 1 करोड़ होती, 25 लाख टैक्स आता। अब भैया टैक्स आता 25 लाख, सरचार्ज यहां पर एप्लीकेबल ना होता क्योंकि 1 करोड़ तक सरचार्ज नहीं है। अब एक बच्चा बीच में बोल रहा है, कह रहा भाई सरचार्ज तो 50 लाख के बाद आ गया ना। सरचार्ज नालायक 50 लाख के बाद इंडिविजुअल वाले केस में आया था, ये कंपनी की बात चल रही है और कंपनी वाले केस में सरचार्ज 1 करोड़ के बाद है। तो यहां तो सरचार्ज नहीं है, 25 लाख। अब इन दोनों में डिफरेंस कितना आ गया, 2,28,500। अब ये डिफरेंस जो है 2,28,500, दैट इज इनकम इंक्रीमेंट है टैक्स इंक्रीमेंट? टैक्स इंक्रीमेंट। इनकम इंक्रीमेंट कितना है, 2 लाख रुपए, तो माइनस कर दिया 28,500 रुपए। जितना मेरा टैक्स ज्यादा है उतने का मुझे मिल जाएगा एमआर। अब ये एमआर मैंने यहां से माइनस किया तो 27 लाख प्लस में 4%। तो भैया अगर मैं 27 लाख में 4% ऐड कर दूंगा तो उस केस में मेरा आंसर आएगा 28,08,000 रुपए। ये मेरा आंसर निकल के आएगा जी। उम्मीद करता हूं आपका भी सेम आंसर आया होगा। अब जिन जिन बच्चों का ये आंसर आया है प्लीज कमेंट बॉक्स में डालना ताकि मुझे पता लगे कितने बच्चों को बेसिक कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर आज भी याद है। जल्दी बताओ जी कितने बच्चों का ये आंसर आया था। चलो जी, ओ माय गॉड, कई बच्चे कह रहे हैं सर हमारा, कई बच्चों का नालायकों का आंसर ही आया ही नहीं था। वो कह रहे हैं कि भैया कैसे क्वेश्चन होगा। सर सेम क्वेश्चन होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, कुछ नहीं किया। एक बार जाके बेसिक कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर पढ़ लेना, उसके बेस के अंदर मैंने क्वेश्चन किया। और अब ये क्वेश्चन गलत होना भी नहीं चाहिए, ठीक है ना। ऑलमोस्ट हम सारा टेक्स्ट रिवाइज कर चुके हैं, बस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। आगे बढ़ सकता हूं? यस सर। अगले क्वेश्चन पे आओ जी। अगला क्वेश्चन है मैट किन किन कंपनी पे एप्लीकेबल होगा जी। मैट इंडियन कंपनी पे लगेगा, फॉरेन कंपनी पे लगेगा, एलएलपी पे लगेगा? नहीं लगेगा, नहीं। एलएलपी पे क्या लगता है, एएमटी। तो उसने क्या बोला है, मैट। तो भैया पहला और दूसरा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। उसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 36, अदर सोर्स का क्वेश्चन है। एक सेक्शन आपने क्या होगा अदर सोर्स में, 115 बीबीडी। याद आ रहा है कुछ 115 बीबीडी? बताओ 115 बीबीडी में क्या था? नहीं, कई बच्चे गलत सोच रहे हैं सर। 115 बीबीडी में कई बच्चे कह रहे हैं कि सर वो आपने बताया था ना कि वो 10 लाख तक डिविडेंड एग्जम्प्ट होता है, 10 लाख के बाद टैक्सेबल है। नालायक, वो 115 बीबीडीए था, ये 115 बीबीडी है। ये सेक्शन किसका था याद कराऊं, कि अगर फॉरेन कंपनी डिविडेंड देती है और फॉरेन कंपनी सीडीटी नहीं काटती तो उस केस में हमारे हाथ में ट्रीटमेंट क्या होगा, 115 बीबीडी के अंदर था। और इसमें क्या लिखा था कि अगर फॉरेन कंपनी किसी स्पेसिफाइड इंडियन कंपनी को डिविडेंड देगी तो उस कंपनी के हाथ में टैक्सेबल होगा 15% और बाकी सबके हाथ में नॉर्मल रेट लगेंगे। और ये स्पेसिफाइड कंपनी क्या होती है, जिस इंडियन कंपनी का अगर फॉरेन कंपनी में 26% या उससे ऊपर वोटिंग पावर होगा तो वो क्या बन जाती है, स्पेसिफाइड कंपनी। अगर आपको ध्यान आता हो तो एक बार चेक करना। एक कंपनी है, उसको 10 लाख का डिविडेंड आ रहा है और उस कंपनी ने 30% इक्विटी होल्ड की है फॉरेन कंपनी में। अपने आप बोल देना 26 और मोर है तो डिविडेंड किस रेट से टैक्सेबल होगा, 15% से। तो बताओ क्वेश्चन में है क्या। एक बार जाके अदर सोर्स में डायग्राम देख लेना, 115 बीबीडी। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है जी। अगले क्वेश्चन पे आओ जी। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 तो बिल्कुल आसान है, 115 बीबीजी। याद आ रहा है, सेक्शन में हम पहले कई बार कर चुके हैं। 115 बीबीजी जो आपके कार्बन
क्रेडिट होते हैं, आपको मैंने कहा था उस पर स्पेशल रेट ऑफ टैक्स कितना है 10%। ठीक है जी, अब इतना बोल देना। यहां पर इनकम है, देखो जिसने बोला इनकम है 150 लाख, उसमें 50 लाख रुपए इनकम है कार्बन क्रेडिट की, तो भैया कार्बन क्रेडिट पर टैक्स कितना आएगा, तो इतना बोल दो 50 लाख का 10%। ठीक है जी, अब 50 लाख का अगर 10% में निकालूंगा 5 लाख, और यहां पे इनकम टोटल कितनी है 150 लाख। अब अगर इनकम 1 करोड़ से ऊपर होगी तो भैया कंपनी वाले केस में सरचार्ज कितना लगेगा 7%। तो अगर इसका 7% सरचार्ज निकालूंगा तो ये आएगा, इसमें 4% सेस, तो आपका ये वाला आंसर आ जाएगा। ये आंसर देखो ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर। बच्चा कह रहे हैं सर एक बार दोबारा प्लीज, एक बार दोबारा, हमें ना समझ में आया ही नहीं है। इधर देखो ध्यान से, एक बात मैंने सोच के बोलना, जब आपने रिवीजन स्टार्ट की होगी ना, आपको मैंने उस टाइम बताया था कुछ आपके इनकम पे ना स्पेशल रेट एप्लीकेबल होते हैं, और जो मैंने आपको 100 पेज वाले समरी नोट्स दिए हैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर, तो वो बहुत ध्यान से पढ़ना। उसमें आपको दिख जाएगा कि कार्बन क्रेडिट की इनकम पर 10% टैक्स होता है, और अगर टोटल इनकम आप सब जानते हो कंपनी की 1 करोड़ से ऊपर हो तो भैया 7% सरचार्ज है अगर इनकम 10 करोड़ तक है, और 4% सेस तो हर केस में है। अब इस केस में कहना चाह रहे हैं कंपनी की टोटल इनकम 150 लाख है, जिसमें से 50 लाख इनकम कार्बन क्रेडिट की है, तो भैया 50 लाख का लग गया 10%, और टोटल इनकम 150 लाख है तो 1 करोड़ से ऊपर है, 7% सरचार्ज लगेगा। और यहां पे अगर 7% सरचार्ज हो गया तो जो टैक्स प्लस सरचार्ज है उसमें 4% अगर मैं सेस ऐड करूंगा ना, आप एक बार कैलकुलेट कर लेना, आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है 5,56,400 रुपए, ये आपका आंसर मैच हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 37 है, ये हमारा 37 है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38, ये हमारा क्वेश्चन है टीडीएस का और पीजीपी का इक्विलाइजेशन लेवी। याद करो आपको मैंने कहा था, जो आपको मैंने टीडीएस वाली टेबल दी है, टीडीएस वाली टेबल दी और पीजीपी का चैप्टर में, अब अगर जब भी हम पेमेंट करते हैं किसी नॉन रेजिडेंट को, किस लिए पेमेंट करते हैं, जब हम उसकी मार्केटिंग करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, तो उस केस में गवर्नमेंट कहती है तुम्हें 6% से ना टैक्स पे करना पड़ता है। अब देखो यहां पे उसकी बात की है इक्वलाइजेशन लेवी। अब इस वर्ड को ना ये समझना ना, इक्वलाइजेशन लेवी का मतलब ये होता है कि जब भी हम किसी एनआर को पेमेंट करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फेसबुक है, आज गूगल है, जब भी हम इनको पेमेंट करते हैं ना तो हमें 6% टैक्स काट के देना होता है। अब यहां पे देखो पेमेंट अगर मैंने की है, उसने बोला कितनी पेमेंट से ऊपर, तो भैया 1 लाख रुपए की आपकी एग्जम्पशन लिमिट है, तो 1 लाख से अगर ऊपर पेमेंट करूंगा तो 6% मुझे टैक्स काटना पड़ेगा, ये बात ध्यान देना। अब जिन बच्चों को ये पॉइंट ध्यान नहीं आ रहा, तो वो टीडीएस की टेबल जो मैंने आपको दी है उस टेबल को बहुत ध्यान से पढ़ लेना, उसमें आपको पॉइंट ध्यान आ जाएगा। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन पे आओ जी। अगला क्वेश्चन हमारा कैपिटल गेन का है। ये भी क्वेश्चन देखो मैंने क्या लिखा है, आउट ऑफ बॉक्स। इट मींस इस क्वेश्चन को भी आप ये बोल सकते हो कि सर मुश्किल था। क्यों बोल सकते हो, कैपिटल गेन में ना एक सेक्शन 47 है, याद कराऊं 47 में आपको ध्यान आ रहा हो थोड़ा बहुत, मैंने कहा था कुछ ट्रांजेक्शन ऐसी होती हैं जिनको हम ट्रांसफर नहीं मानते, याद आ रहा है कुछ, अभी भी याद कराऊं, गिफ्ट याद आया कुछ, एचईएफ का पार्टीशन, अमलगामेटिंग कंपनी टू अमलगामेटेड कंपनी, होल्डिंग टू सब्सिडरी, सब्सिडरी टू होल्डिंग, अगर आपको ध्यान आ रहा हो सेक्शन 47 में इन ट्रांजेक्शन को हम ट्रांसफर नहीं मानते, अगर आपको ध्यान आ रहा हो। अब उस सेक्शन 47 में ना बहुत सारी ट्रांजेक्शन दी हैं, और याद करो जो बच्चे क्लास के होंगे उनको मैंने कहा भी था कि आपको मेन 5 ट्रांजेक्शन मैंने क्लास में करवाई थी, और बाकी क्या क्या लिखा हुआ था, जस्ट रीड। बच्चा कह रहा है ऐसा कहां लिखा हुआ था, इधर देख लो नालायको ध्यान से, आपको मैं दिखा देता हूं, ये लो ये आपका सेक्शन 47 है। अब जो बच्चे क्लास के होंगे उनको पता होगा, जो बच्चे क्लास के नहीं होंगे तो मे बी उनको इस बुक के बारे में नहीं पता होगा, बट फिर भी एक बार बता दूं मैं आपको, इधर देखो ध्यान से, ये आपका सेक्शन 47 है, ये देखो रही कहां पे गया, ये रहा देखो, आपको थोड़ा मैं जूम करके दिखा रहा हूं, ये रहा जी, ये आपको दिख रहा है सेक्शन 47। ठीक है जी, देखो कुछ ट्रांजेक्शन को हम ट्रांसफर नहीं मानते। अब यहां पे हमने सिर्फ 5 ट्रांजेक्शन की थी, 1 2 3 4 5, ये पांचों हमने की थी। याद करो जहां से मैंने गिफ्ट का लो लिंक कराया था आपको, याद करो जहां से मैंने गिफ्ट का लो लिंक कराया था, ये 47 ही है। अब इसमें आपको ना देखो यहां पे एक पॉइंट मैंने कहा था, ये देखो यहां पे सेक्शन 47 जस्ट रीडिंग, सिर्फ एक बार रीड करने को मैंने कहा था, और मुझे पूरा विश्वास है आपने रीड किया हो, ऐसा हो ही नहीं सकता ठीक है, इसलिए मैंने उस क्वेश्चन को बोला आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन है, क्योंकि नॉर्मली ये सेक्शन 47 प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर फॉलो करते हैं, एग्जाम में कभी क्वेश्चन बनता नहीं है। ठीक है जी, बट इसमें से इन्होंने क्वेश्चन फ्रेम किया था दिसंबर 19 के अंदर, और आपको मैं दिखा देता हूं, देखो ये क्वेश्चन था इसके अंदर, ये 4713B,
आपको मैं थोड़ा जूम कर दूं, 4713B, ये देखो जी, आपको दिखाऊं 4713B, ठीक है। उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि ए ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बाय प्राइवेट कंपनी और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी नोट बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर। इट मींस अगर कोई प्राइवेट कंपनी है और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, उसको हम ट्रांसफर ट्रीट नहीं करेंगे। उसमें वो ये बात कहना चाह रहे हैं कि आपकी कंडीशन जो है कि जब एसेट्स आपकी ट्रांसफर होंगी तो उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, उसकी बुक वैल्यू। आपको मैं दिखाता हूं यहां पे, ये देखो, यहां पे एक कंडीशन ये रही, देखो जी क्या लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ना बिल्कुल। अकॉर्डिंग टू द टोटल वैल्यू ऑफ एसेट appearing in the books of accounts of company in the 3 previous year preceding the year in conversion take place should not exceed 5 करोड़। तो यहां से क्वेश्चन इन्होंने फ्रेम किया था, बुक में दिया हुआ है, जस्ट रीडिंग भी लिखा हुआ और बोला भी था, बट कई बच्चों ने रीड नहीं किया, तो घबराने की बात नहीं है। मैं कह रहा हूं कि अगर आप ये क्वेश्चन ना भी करके आते तो भी मैंने क्या बोला, 50 में से 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने नहीं भी पढ़े होंगे, जो बुक में थे बट नॉर्मली हम पढ़ते नहीं है, ठीक है जी। अब ये देखो यहां पे इस क्वेश्चन में इसका आंसर क्या है, ये देखो ये रहा 5 करोड़। क्वेश्चन आसान है बट मेन बात पढ़ने की है, ठीक है जी। बट मैं फिर भी कह रहा हूं कि अगर आपने नहीं रीड किया तो घबराने की बात नहीं है सर। मेन जितने क्वेश्चन हमें बहुत बढ़िया तरीके से आते हैं उसमें सिंगल नंबर भी कटना नहीं चाहिए। इस क्वेश्चन के पीछे मैं अपना दिमाग खराब कर दूं और 45 नंबर भी छोड़ दूं तो मुझसे बड़ा पागल भी कोई नहीं है, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना, ये क्वेश्चन हमारा कैपिटल गेन का है। उसके अगला क्वेश्चन जी, अब ये अगला क्वेश्चन टीडीएस के हैं जी। अब इसके तो रेट आपको खुद याद करने हैं। एक सेक्शन 194 आईसी है, ठीक है। 194 आईसी में अगर आप देखोगे जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट जब भी होता है उसमें जितनी पेमेंट मिलती है उसका 10% टीडीएस का रेट होता है। तो देखो उसने वही बोला 50 लाख रुपए की पेमेंट है तो टीडीएस कितना कटेगा, तो भैया 5 लाख का टीडीएस कटेगा, 10% रेट है। एक बार जाके आप रेट चेक कर लोगे 194 आईसी। उसके बाद अगले तीनों क्वेश्चन भी टीडीएस के हैं, अगले तीनों क्वेश्चन भी टीडीएस के हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो जी, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन फंड लिमिटेड हैड पेड एन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट 20 लाख इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बोर्ड आउटसाइड इंडिया ऑन द रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स टू ए फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन फंड लिमिटेड इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस आउट ऑफ सच पेमेंट इंटरेस्ट ऑन दीज बॉन्ड्स एट द रेट 5%। तो भैया टीडीएस का रेट कितना है, 5%, ये बात ध्यान देना। उसके बाद अगर आप पेमेंट कर रहे हो एनआर को और उस पर आपको टीडीएस काटना है, तो यह एनआर वाले पेमेंट वाले केस में अगर आपको टीडीएस काटना है तो रेट है 30%, प्लस में 10% आपका लगेगा सरचार्ज और प्लस में आपका लगेगा 4% यहां पे लग जाएगा सेस। तो इफेक्टिव रेट जो बनेगा ना 34.32 बनेगा। बच्चा कहता है सर ये तो बड़ी मुसीबत वाली बात है, मतलब पहले 25 क्वेश्चन जो हमने किए वो तो फिर भी आसान थे, अब इसमें तो उन्होंने अगले 25 क्वेश्चन में तो रेट पूछ लिए बहुत सारे। सर आपको मैंने कितनी बार बोल दिया कि कम से कम भी 40% पेपर लिमिट बेस आएगा, रेट वाला आएगा, इसीलिए मैंने वो 100 पेज की समरी बना के दिया और टीडीएस के रेट आपको दिए। अब अगर वो आप गैलरी में सेव करके रख लोगे, उसमें पता ही नहीं किस फाइल में सेव करके रख लोगे, और जो बच्चे डेली बेस पे नहीं पढ़ेंगे तो बताओ फिर ये क्वेश्चन सोल्व कैसे होंगे। अब सोच के बोलना इस क्वेश्चन के अंदर मैं क्या कर सकता हूं। अगर कोई बच्चा बोले कि सर 10% रेट ही क्यों रखा, इसका लॉजिक मेरे पास नहीं है। सर टीडीएस क्यों डिडक्ट होता है, डिडक्ट करने वाला कौन होता है, पेमेंट कैसे होगी, रिटर्न कैसे होगी, सारी बातें बता दूंगा, बट इस रेट से ही टीडीएस क्यों कटेगा, सर उसका लॉजिक तो मेरे पास भी नहीं है। वो रेट हमें याद ही करने पड़ेंगे, और अगर रेट याद नहीं करोगे ना तो कोई फायदा भी नहीं होगा, बिना बात के 1 नंबर आपके चले जाएंगे। और वो याद कैसे होंगे, डेली सारे नहीं, डेली रूटीन बनाओ कि भैया मुझे 10 रेट आज पढ़ने हैं, और अगर 10-10 करके याद करोगे, आप खुद देख लेना आपको सारे रेट आराम से याद हो जाएंगे, ठीक है जी। तो एक क्वेश्चन आपके टीडीएस वाले ही है। ये क्वेश्चन देखो टीडीएस का, देखो मैंने लिखा आउट ऑफ बॉक्स। ये नॉर्मली एग्जीक्यूटिव का 100% बच्चों को नहीं पता होगा। ये किन को पता होता है, जो सीएस बन जाते हैं, या मैं सीए बन चुका हूं, या जो प्रैक्टिकली ऑफिस में काम कर रहे हैं। कमाल की बात, देखो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, बच्चा इन क्वेश्चन को देख के ना दिसंबर 19 में घबरा गया था, और जब वो बाहर आया कहता पेपर पता नहीं कहां से आ गया। मैंने कहा सारे क्वेश्चन, मैंने उससे क्वेश्चन पूछा, मैं कहा सारे क्वेश्चन, कहता सर पेपर बहुत मुश्किल था। मैं कहा सारे क्वेश्चन, कहता पेपर बहुत मुश्किल था। सर पेपर मुश्किल था, टेक्निकल था, बट सारे नहीं, 5 से 6 क्वेश्चन देख लो जहां पर मैंने लिखा आउट ऑफ बॉक्स, बस यही प्रॉब्लम वाले थे, और बच्चे ने पहले वही देख लिए तो बच्चा काम ही खत्म हो गया। तो आप जब भी अगला एग्जाम देने जाओगे तो बहुत ध्यान से जो क्वेश्चन आते हैं जो आसान आसान है पहले वो करना, उसकी लेंथ में मत जाना, लेंथ देखते ही सही पता लग जाएगा क्वेश्चन आसान है, तो पहले वो सोल्व करो, फिर ये वाले क्वेश्चन जो होंगे इनको बात के लिए छोड़ दो, ठीक है। अब देखो इसमें क्या लिखा है,
The quarterly return of TDS relating to payment made to non-resident and the foreign company being a unit holder of mutual fund is to be being filed in return form number. अब भैया इस केस में फॉर्म नंबर प्रैक्टिकल लाइफ में हम फाइल करते हैं ना ऑफिस में, वो 27Q फॉर्म नंबर है। अब अगर आप में से किसी ने फॉर्म नंबर सुना भी होगा ना, तो एक फॉर्म नंबर 26AS होता है, वो आपने सुना होगा। तो वो फॉर्म नंबर तो नॉर्मली सब केस में होता है, स्पेसिफिकली एनआर वाले केस में फॉर्म नंबर होता है वो 27Q होता है। ठीक है, दोबारा क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा, बट अगर दोबारा रिपीट हो गया तो ध्यान रखना एनआर वाले केस में फॉर्म नंबर जो होगा वो 27Q होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आओ जी। याद करो एक चैप्टर हमने किया था रिटर्न ऑफ इनकम याद आ रहा है? रिटर्न ऑफ इनकम के अंदर मैंने कहा था डिपार्टमेंट आपकी असेसमेंट करती है, और जब भी असेसमेंट करती है तो पहले वो नोटिस आएगा, उस नोटिस के बाद ऑर्डर आएगा, तो भैया ऑर्डर के बाद आपको पेमेंट करनी पड़ती है। तो देखो वही बात कहना चाह रहे हैं, उसने क्या बोला है कि जब भी कोई टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, अदर सब आप इनकम टैक्स में पे करोगे तो जो डिमांड ऑर्डर होता है या उसका नोटिस जो होता है वो किसके अंदर आता है? सेक्शन 156। आपको ध्यान रखना है एक सेक्शन 156 होता है। याद करो जीएसटी के अंदर ध्यान है, जीएसटी में 73, 74 डिमांड एंड रिकवरी वाला चैप्टर, बोनाफाइड, मेलाफाइड, शोकोस नोटिस, ऑर्डर, वही सेम इनकम टैक्स में है। तो एक सेक्शन 156 है, जब भी आपके घर में इनकम टैक्स की डिमांड आएगी ना कि तुम्हें इतनी पेमेंट करनी है, वो सेक्शन 156 में आएगी। तो उसने यही पूछा है कि भैया किस सेक्शन में डिमांड आती है? 156 में आती है। ठीक है, आगे देखो री, अगला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, एडवांस टैक्स का 234B। एडवांस टैक्स वाला टॉपिक मेरे ख्याल से आपने रिवाइज कर भी लिया होगा, मैंने सेशन के अंदर डाला भी था। याद करो कि अगर आप पेमेंट पूरी नहीं करते, 90% से कम पेमेंट करते हो, तो उस केस में 234B का इंटरेस्ट लगता है। रेट क्या होता है? 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ मंथ। तो उसने वही बोला है कि अगर आपने एडवांस टैक्स कम पे किया तो उस केस में इंटरेस्ट क्या होगा? दैट इज 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ मंथ। 234B और 234C, इन दोनों ही केस में इंटरेस्ट का रेट कितना होता है? 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ मंथ। उसके बाद देखो री, द प्रीमाइसेस ऑफ एन असेसी विद इन द जुरिडिक्शन ऑफ असेसिंग ऑफिसर कैन बी सर्वे ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स बाय सच इनकम टैक्स अथॉरिटी। कमाल की बात देखो, जब ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बनाना, बच्चे ने मुझे इसका स्क्रीनशॉट भेज दिया, मुझे अभी तक याद है, बच्चे ने स्क्रीनशॉट भेज के बोला, कह रहा है क्वेश्चन कहां से आया है, कह रहे क्वेश्चन कराया क्यों नहीं आपने हमें। उस बच्चे का ना टोन ये था, क्योंकि जब बच्चा फ्रस्ट्रेशन लेवल में होता है और गुस्से में होता है ना, तो वो टीचर को भी कुछ समझता ही नहीं है, उसको ये नहीं पता कि हम किससे बात कर रहे हैं। उसने एक बार बस मैसेज कर दिया, उसका स्क्रीनशॉट मेरे पास आया, कह रहा है क्वेश्चन कहां से आया है, या आपने हमें कराया तो है नहीं। मैं कहा क्वेश्चन दोबारा पढ़ो, मैं कहा क्वेश्चन दोबारा पढ़ो। उस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जब भी डिपार्टमेंट सर्वे करने के लिए आएगा तो वो सर्वे किस टाइम करेगा? बिजनेस आवर्स। उसने साफ साफ बोल दिया बिजनेस आवर्स। बिजनेस आवर्स कब होते हैं? इसका बच्चा, कमाल की बात देखो, बच्चा आंसर दे के आ रहा है एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। बच्चा कह रहा है किसी भी टाइम डिपार्टमेंट सर्वे कर सकता है। नई नई शादी हुई है, चलो छोड़ो, बेकार की बातें मत करो। रात को 2 बजे आपके डिपार्टमेंट अगर घर में आ जाए और बोले हड़े खड़ो, हम तेरा लैपटॉप चेक करेंगे, चल फटाफट से लैपटॉप खोल। बाबूजी क्या हो गया? बाबूजी मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, खड़ो। अब सोच के देखना, रात को किसी भी टाइम डिपार्टमेंट सर्वे करने के लिए आ जाएगा। बच्चा कह रहा है डिपार्टमेंट सर्वे कभी भी कर सकता है। उसने लिख दिया एट एनी टाइम। कहता जी मुझे तो ये समझ आया। मैं कहा थोड़ा सा भी अगर माइंड लगाते, ज्यादा नहीं क्योंकि ज्यादा खत्म हो जाएगा, थोड़ा सा भी अगर माइंड लगाते, बिजनेस आवर्स का मतलब क्या होता है? आफ्टर सनराइज बिफोर सनसेट। बताओ, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और ये मुश्किल नहीं है सर, ये मुश्किल नहीं है। अगर बच्चे ने क्वेश्चन भी ध्यान से पढ़ा, मैं कह रहा हूं किसी टीचर ने करवाया, क्लास में बोला भी ना हो, नॉर्मली तो बोलते हैं, बट सब जानते हैं बिजनेस आवर्स का मतलब होता क्या है? सनराइज के बाद और सनसेट से पहले। तो सर इस क्वेश्चन में परेशान होने वाली बात नहीं थी, बट मैंने उस बच्चे का गुस्सा सुना, मैंने कहा कोई बात नहीं, बच्चा एग्जाम दे के आया, गुस्सा हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात है, उसका हक भी है, कोई बात नहीं। बच्चे को शांति करना है ना, कोई दिक्कत नहीं, गुस्सा मैं सुन लूंगा, तो कोई दिक्कत वाली बात थोड़ा है। बट इस क्वेश्चन में मुझे कहीं भी कुछ नहीं लगा कि इसके अंदर मुश्किल था, और ये नॉर्मल क्वेश्चन था बिल्कुल। अगला देखो नहीं, ये क्वेश्चन तो पहले भी हम पढ़ चुके हैं, ये क्वेश्चन हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि बेस्ट जजमेंट असेसमेंट जो होती है 144 रिटर्न ऑफ इनकम में। याद करो असेसमेंट 4 तरह की होती है, 143 3 स्क्रूटनी असेसमेंट, 144 बेस्ट जजमेंट, 147 इनकम एस्केपिंग और 153 है इनकम टैक्स की रेड वाले केस में। तो कह रहे हैं 144 कब कब हो सकती है? तो भैया 144 तो हर केस में पॉसिबल होती है, डिपार्टमेंट कभी भी कर सकता है।
तो ये ऑल ऑफ द अबव, इसमें ये पॉइंट काट देना, ये पॉइंट अब खत्म हो चुके हैं, ए और बी आएगा बस, इनमें से कभी भी खत्म हो सकता है। ठीक है जी, आगे बताओ जी। अपील के चैप्टर में, हाँ जी, अपील के चैप्टर में एक हमने कहा था सीआईटी अपील और एक सीआईटी रिवीजन। कोई मुझे बताएगा जो सीआईटी रिवीजन होती है उस रिवीजन के दो सेक्शन थे, 263 की रिवीजन और 264 की रिवीजन। 263 की रिवीजन कौन करता है? डिपार्टमेंट। 264 में असेसी। और डिपार्टमेंट रिवीजन कब करता है? जब डिपार्टमेंट उसके पास जाए या उसको खुद को लगे कि भैया ये जो ऑर्डर पास हुआ है ना ये डिपार्टमेंट के फेवर में नहीं है, तो वो रिवीजन कर सकता है ना। उसने वही पूछा है कि भैया जो डिपार्टमेंट रिवीजन करता है वो कब रिवीजन करेगा, उसको पावर कब होती है? तो भैया ऑर्डर इज एरर, अगर ऑर्डर में गलती है और ऑर्डर अगर डिपार्टमेंट के अगेंस्ट है तो वो रिवीजन कर सकता है। तो देखो लिखा है बोथ द कंडीशन ए एंड बी आर एग्जिस्ट। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। देखो पांचवा क्वेश्चन आउट ऑफ बॉक्स मैंने लिखा है, पूरे पेपर में आप देख लो 5 जगह पर मैंने लिखा है आउट ऑफ बॉक्स। इट मींस ये मैंने आपको इसलिए बताया है ताकि आपको ये ना लगे कि सर सारा पेपर ये आसान था। 5 क्वेश्चन गिने चुने ऐसे थे जिसको देख के बच्चा ये बोल सकता है कि सर ये हमें समझ में नहीं आए। बाकी सब क्वेश्चन आपने क्लास में नोट्स में भी किए थे, आपने अच्छे से पढ़े भी थे, बट प्रॉब्लम क्या है, इन 5 के चक्कर में ना बच्चा दिसंबर 19 वाला पेपर मुझे समझ नहीं आ रहा था। इतना बढ़िया पेपर जब मेरे हाथ में आया मुझे उम्मीद थी कि बच्चा 80-90 प्लस लेके आएगा, बट नालायक बच्चे ऐसे हैं कि 84 पे, बस एक बच्चे के 84 मार्क्स आए थे, उसके बाद बच्चा बढ़ा ही नहीं आगे। और इस बार मैं डबल मेहनत इसलिए कर रहा हूं यूट्यूब वाले बच्चों के लिए भी, रीजनिंग मुझे आपके 90 प्लस मार्क्स चाहिए। आपको ये फील कराना चाहता हूं कि पेपर मुश्किल नहीं होता, पेपर मुश्किल बना दिया जाता है। और वो 3 घंटे अगर माइंड सही से काम नहीं करना तो पेपर मुश्किल बन जाएगा। इस क्वेश्चन में ये है, एक सेक्शन 9A है, एन एलिजिबल ऑफशोर इन्वेस्टमेंट फंड shall furnish within 90 days the end of financial year a statement containing information relating to fulfillment of specified condition and such other information or document as may prescribe penalty of if investment fund fail to comply the requirement। एक सेक्शन 9A है वो इन्वेस्टमेंट फंड का है, और अगर इन्वेस्टमेंट फंड वाले जो इन्वेस्टमेंट फंड मेंटेन करते हैं अगर वो रिक्वायरमेंट फॉलो नहीं करते, डिपार्टमेंट की बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते, तो उन्हें 5 लाख रुपए की पेनल्टी देनी पड़ती है इस सेक्शन के अंदर। अब ये सेक्शन आपने क्लास में किया नहीं, सेक्शन आपने क्लास में 234F किया था और 271C किया था। ये पेनल्टी के ना बहुत सारे सेक्शन है, और नॉर्मली मैं आपको क्लास के अंदर बोला भी था कि इतने सारे सेक्शन आपको याद करने नहीं है क्योंकि नॉर्मली वो बनते भी नहीं है। और नॉर्मली ये सेक्शन कब फॉलो होता है? जब बिग 4 में, जब हम सीए बनने के बाद इंटरनेशनल टैक्सेशन में काम करते हैं ना, तब ये सेक्शन फॉलो होता है। बट उन्होंने एग्जीक्यूटिव के अंदर पूछ लिया, भैया पूछ लिया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम कुछ कर तो नहीं सकते ना, बट हम ये समझ सकते हैं कि भैया इसको छोड़ के बाकी हमें क्वेश्चन करने हैं। बट अगर दोबारा सेम क्वेश्चन बन गया तो भैया ध्यान रखना 5 लाख रुपए की पेनल्टी। और मैं दोबारा बोलूंगा, इतनी लंबी चौड़ी जो पेनल्टी की लिस्ट है याद नहीं करनी आपको, मत करना। जितना हमें करना है उतना 100% हमें अच्छे से रिवाइज करना है बस। ठीक है जी, लास्ट देखो री सेक्शन नंबर 50, ये भी पहले क्वेश्चन बन चुका है। अपने आप बोल दो, अगर आपने कोई इनकम चोरी की थी पेनल्टी कितनी होती है? 100 से लेके 300%, और अभी कितनी लग रही है? 200। याद करो, जो बच्चे अब डेली बेस पे अटेंड कर रहे हैं उन्हें पता होगा ये क्वेश्चन पहले बन चुका है। ठीक है ना, देखो उसने लिखा है ना, स्क्रूटनी अगर कर रहे हैं और आपकी इनकम अंडर रिपोर्टेड है, मतलब आपने इनकम कम दिखाई थी और इनकम पकड़ी गई है, तो भैया ब्लैक मनी 100 से लेकर 300% तक पेनल्टी लगेगी। अभी नॉर्मली कितनी लग रही है? 200% लग रही है। तो देखो वही क्वेश्चन सेम बार बार आ गया, और आपको मैंने कहा था ना क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। आप खुद देख लो, कम से कम पूरे पेपर में 3-4 क्वेश्चन ऐसे थे जो उन पेपर के अंदर से आए जो हम पहले कर चुके हैं। तो सर ये मेहनत वेस्ट नहीं जाएगी। आपको दिखाऊंगा इन्हीं पेपर में से कुछ क्वेश्चन दोबारा से हमारे कमिंग एग्जाम के अंदर बनेंगे, क्योंकि वो एग्जामिनर क्वेश्चन लाएगा कहां से फ्रेम करेगा? वो नॉर्मली क्या करेगा, 8-10 क्वेश्चन यहां से डाल देगा और बाकी फ्रेम कर देगा। तो वो 8-10 क्वेश्चन फ्री के नंबर होंगे क्योंकि तुरंत याद आएंगे कि हमने पहले किए हुए हैं। ठीक है, लो जी, अब ये बैलेंस हमारे जीएसटी के 50 क्वेश्चन बचे हैं। अब ये 50 के 50 क्वेश्चन हम एक ही क्लास में कंप्लीट करेंगे क्योंकि ये मुश्किल नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। बट आपसे इतनी उम्मीद करता हूं कि आप एक बार पहले घर से पढ़ के आओगे। एक बार प्लीज पहले पढ़ के आना। अब इसमें मेरा चाहे 1.25 घंटा लगे, चाहे मेरा 1.5 घंटा भी लगे, तो भी मैं एक ही सेशन में कंप्लीट कराऊंगा, क्योंकि उसके बाद फिर मुझे डिडक्शन की 3 रिवीजन क्लास डालनी है। ठीक है, उसको रिवीजन कर लेना। ठीक है जी, और मेरे ख्याल से डिडक्शन के बाद ना कंप्लीट इनकम टैक्स अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। 19 घंटे की रिवीजन क्लास डाल दी, छोटे मोटे टॉपिक मैंने आधे घंटे में रिवाइज करवा दिए, डिडक्शन में डाल दूंगा, क्वेश्चन डेली बेस पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, और क्या चाहिए। तो अगर आपने रेगुलर बैच के अंदर पहले डिटेल में पढ़ा हुआ है, तो अगर डिटेल में पढ़ने के बाद अगर ये रिवीजन क्लास भी देख रहे हो, उम्मीद करता हूं आपको समझ में बहुत कुछ आएगा। ठीक है, चलो
तो फिर बाकी मुलाकात करते हैं जी अब ट्यूसडे को, ठीक है जी, ट्यूसडे को करेंगे। और कल इनकम टैक्स के जो भी आपके डाउट्स होंगे ना, आप मुझसे आके लोगे, उसका आईडी पासवर्ड आपके पास है, ठीक है, आईडी पासवर्ड वहां से देख लेना और उसके थ्रू जूम ऐप के ऊपर आ जाना। जो भी डाउट्स होंगे अच्छे तरह से डाउट लेने हैं, बीच में शोर नहीं मचाना, सिंसियर बच्चे की तरह पढ़ाई करो, हार्डवर्क करते चलो, अपना कर्म करते चलो, फल की इच्छा मत करो, बहुत बढ़िया काम हो। और डेली सुबह 8:30 बजे भी आपने आना है, अपने छोटे भाई बहनों को भी इन्वॉल्व करना। सर आप इंडिया का फ्यूचर हो, अगर इस टाइम पर इस एज में अगर जिंदगी सुधर गई ना, आप लाइफ में बहुत आगे तक जाओगे। ठीक है, चलो ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू, टेक केयर, खुश रहो, मुस्कुराते रहो, अपना ध्यान रखो, अपनी फैमिली का ध्यान रखो, बाय बाय, लव यू सो मच, बाय बाय।